बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारे पास चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 6 एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। जी तो डियर स्टूडेंट आर्टिकल हमारे पास है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले डिफाइन करते हैं द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स on a body in moving it from the surface of earth to infinity where the force of gravity becomes zero is called absolute potential energy। मतलब डेफिनेशन में क्या बताने की कोशिश कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम जो वर्क डन करते हैं किसकी मदद से, ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से, किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में, कहां से, एक स्पेसिफिक हाइट से, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक स्पेसिफिक हाइट से हम क्या करेंगे, उसे उठाएंगे और लेकर किधर चले जाएंगे, इन्फिनिटी के ऊपर। इन्फिनिटी कौन सा पॉइंट होता है, वो पॉइंट जहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी पॉइंट बोलेंगे। तो जब हम क्या करेंगे, किसी भी स्पेसिफिक हाइट से ग्रेविटी फील्ड के अंदर से ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, उठाकर इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर ले जाएंगे, तो हम उसे क्या बोल देंगे, मतलब उसकी जो एनर्जी में चेंज आएगा उसे हम किसका नाम देंगे, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट की डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास अर्थ है, क्लियर। ये अर्थ का हमारे पास क्या है, सेंटर। ये वो पॉइंट है, मैं इसे नाम 1 दे देता हूं, जहां ये वो स्पेसिफिक हाइट है जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। आपने करना क्या है, आपने इस स्पेसिफिक हाइट से उस ऑब्जेक्ट को पकड़ना है और फर्ज कीजिए ये हमारे पास इन्फिनिटी पॉइंट है, आपने इसे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक लेकर जाना है। अब आपको पता है जब आप 1 से इन्फिनिटी की तरफ मूव करोगे तो थ्रू आउट द मोशन आपकी जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं रहने वाली, वो वेरिएबल रहेगी। जब वो वेरिएबल रहेगी तो आप वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, और जब वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो आपके लिए एनर्जी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करें, क्या हमने इस डिफिकल्टी से निपटने के लिए डियर स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमने इस पूरे के पूरे पैच को क्या कर दिया, छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दिया। कितना छोटा पैच, इतना छोटा पैच को उस पैच के अंदर हमारे पास फोर्स क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। फोर्स को हमने कांस्टेंट क्यों किया डियर स्टूडेंट, इसलिए हमने फोर्स को कांस्टेंट किया क्योंकि हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है, और वर्क डन के लिए कंडीशन है अगर हमने कैलकुलेट करना हो कि फोर्स क्या होनी चाहिए, हमारे पास कांस्टेंट होनी चाहिए। तो हमने छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दिया, कितने एन नंबर ऑफ पैचेस में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो चलिए फर्स्ट कीजिए हमारे पास पॉइंट 1 था और ये हमारे पास है 2, और इसके बाद 3, और फिर सो ऑन कहां तक जाएंगे, हम एन तक जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले 2 पॉइंट्स की बात कर लेते हैं और बाकी के लिए हम क्या कर लेंगे, सिमिलरली कर लेंगे। तो फर्स्ट कीजिए पॉइंट 1 का जो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है उसे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है r1 से, और जो पॉइंट 2 है उसे मैंने रिप्रेजेंट किया, उसका डिस्टेंस जमीन के सेंटर से किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, r2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो इनका सेंट्रल पॉइंट है उसके सेंटर से, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके सेंटर से और जमीन का डिस्टेंस, जमीन के सेंटर का तक जो फासला है उसे मैंने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, r से। और 1 और 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है डेल्टा r से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैंने अगर ये कैलकुलेट करना हो, ये एवरेज डिस्टेंस है इनका, तो कैसे करूंगा, r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो मेरे पास इनका ये सेंट्रल है पॉइंट आ जाएगा। तो मैंने वही किया, r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2, इसे मैंने क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया। अब देखिए जरा, ये मैंने लिखा हुआ है डेल्टा r इज इक्वल टू r2 माइनस r1। डियर स्टूडेंट अगर मैंने ये डेल्टा r निकालना हो तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि r2 में से अगर मैं ये r1 माइनस कर दूं, देखिए R2 में से अगर ये मैं माइनस कर दूं तो ये रिमेनिंग पोर्शन मेरे पास आ जाएगा ना। तो मैंने वही लिखा R डेल्टा R इक्वल टू R2 माइनस R1। अब इसी क्वेश्चन से मैंने R2 की वैल्यू निकाली, R1 इधर जाकर क्या हो गया प्लस, फिर मैंने इस क्वेश्चन को सीधा करके लिख दिया कुछ इस तरह, R2 इज इक्वल टू डेल्टा R प्लस R1। फिर मैंने लिखा पुट इट इन इक्वेशन 1। तो मैंने क्वेश्चन 1 के अंदर जब सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास आया r इज इक्वल टू r1 वैसे का वैसे। अब r2 की जगह हम पुट करेंगे डेल्टा r प्लस r1 डिवाइडेड बाय 2। तो फिर देखिए r1 और ये भी r1, तो हमारे पास क्या हो गया, r इज इक्वल टू 2r1 प्लस डेल्टा r ओवर 2। अब ये 2 इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी, जब मैं अलग अलग करूंगा तो मेरे पास कुछ सिचुएशन यूं बनेगी। तो मेरे पास ये सिचुएशन बनेगी, r इज इक्वल टू r1 प्लस डेल्टा r ओवर 2। अब दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। जब दोनों तरफ स्क्वायर लूंगा तो इधर आएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 प्लस डेल्टा r ओवर 2 होल का स्क्वायर। अब ये अगर आपको आइडेंटिटी का पता हो डियर स्टूडेंट कि a
प्लस बी का स्क्वायर, इसको हम किस तरह ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, इसको ओपन करूंगा तो r1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा r का स्क्वायर ओवर 4 प्लस 2 r1 डेल्टा r ओवर 2, 2 से कैंसिल, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब डियर स्टूडेंट देखिए जरा, हमारे पास डेल्टा r स्क्वायर ओवर 4 इज वेरी स्मॉल। अब ये क्वांटिटी स्मॉल क्यों है, देखिए डियर स्टूडेंट ये डिस्टेंस पहले ही बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, और फिर हमने क्या ले लिया, उसका स्क्वायर ले लिया। डियर स्टूडेंट देखिए, आपके पास अगर कोई फिक्स क्वांटिटी हो ना 1 से ग्रेटर देन हो, तो जब आप उसका स्क्वायर लोगे तो वैल्यू बहुत बड़ी आएगी। मिसाल तो पे 2 का लें तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन जब डियर स्टूडेंट आप किसी पॉइंट वाली वैल्यू का स्क्वायर लोगे ना, तो वो वैल्यू और कम हो जाती है। मिसाल तो पे अगर मैं 0.5 का स्क्वायर लूंगा तो वो और कम हो जाएगी, 0.25 हमारे पास आ जाएगा। तो वैल्यू मतलब स्क्वायर लेने से और कम हो जाती है। मतलब एक तो डिस्टेंस पहले बहुत स्मॉल है, और उसके बाद हमने क्या ले लिया, उसका स्क्वायर ले लिया, और स्मॉल होगी। फिर यकनाशुद्दुश वाला हिसाब हमने उसे मजीद 4 पे डिवाइड कर दिया, मतलब ये वैल्यू और स्मॉल हो चुकी है। तो अब इसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, फिर निगलेक्ट कर दिया। रिमेनिंग क्या बचा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा r1 डेल्टा r1। अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन के अंदर डेल्टा आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास आया आर स्क्वायर इक्वल टू r1 का स्क्वायर प्लस r1 r2 माइनस r1। अब ये r1 अंदर मल्टीप्लाई होगा r2 से भी और r1 से भी। r2 से मल्टीप्लाई हुआ तो r1 r2 माइनस r1 का स्क्वायर। अब ये दोनों फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या, आर स्क्वायर इक्वल टू r1 r2। अब हम जानते हैं F इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो कैपिटल M है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ द अर्थ को, और स्मॉल m रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को। तो डियर स्टूडेंट जब मैं अब आर स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट को, देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू है ना यहाँ पे हमारे पास, तो मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m ओवर r1 r2। अब अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करना चाहूं, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 टू 2, तो कैसे होगा, वर्क डन 1 टू 2 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, F इंटू डेल्टा आर। चूंकि हमारे पास डिस्टेंस इनके दरमियान कितना है, डेल्टा आर है ना, तो इसलिए मैंने लिखा F इंटू डेल्टा आर। मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखूंगा तो F डेल्टा आर कॉज ऑफ थीटा। देखिए थीटा में हमारे पास क्या होगा 180। रीजन ये है कि देखिए जब आप ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाओगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर होगी, वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इसका मतलब ये हुआ फोर्स डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, दोनों वेक्टर्स क्या हो गए एंटी पैरेलल। तो cos 180 किसके इक्वल होता है, -1 के। तो हमारे पास आ गया वर्क डन 1 से 2 इज इक्वल टू माइनस एफ डेल्टा आर। अब एफ की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, क्या, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर r1 r2। डेल्टा आर की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं r2 माइनस r1, तो वो सब्स्टिट्यूट कर दी। देखिए डियर स्टूडेंट अब ये क्वांटिटी अंदर जाके हमारे पास क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, इससे भी और इससे भी। तो जब डिवाइड किया तो हमारे पास आया r2 ओवर r1 r2 माइनस r1 ओवर r1 r2। अब यहां से r2 से r2 कैंसिल, r1 से r1, तो अंदर हमारे पास ये बच गया। अब सिमिलरली हम बाकी पॉइंट्स के लिए निकाल लेंगे। तो जब मैं बात करूंगा सिमिलरली तो हमारे पास क्या आएगा, 2 पे 3 हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू माइनस जी एम एम r2 माइनस r1, और फिर चलते चलते सो ऑन हम कहां तक जाएंगे, n तक जाएंगे। अब जरा देखिए, अब मैंने लिखा w n-1 से लेकर n तक। देखिए जाना हमने n तक है। अब n से पहले वाली टर्म क्या हो सकती है, हमें नहीं पता, क्योंकि हमें n का ही नहीं पता। तो n से पहले वाली टर्म का क्या पता होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, n-1 लिख देंगे, मतलब n से एक कम, माइनस जी एम एम इंटू 1 ओवर r n-1 माइनस 1 ओवर r n। अब हमने टोटल वर्क डन निकालना, तो क्या करेंगे, हर पैच के वर्क डन को एड अप कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट मैंने क्या किया, अब सभी की वैल्यूज को 1 बाय 1 ऐड किया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब मैंने क्या देखा कि सभी में ये माइनस जी एम एम कॉमन है हमारे पास, तो मैंने क्या कि सभी टर्मों में से माइनस जी एम एम, ये माइनस भी, जी भी, एम भी और एम भी ये कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास कुछ ये टर्में बच गई। अब देखिए फिर मैंने क्या कर दिया, इन सभी की ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। अब जब मैंने ब्रैकेट्स को ओपन किया तो हमारे पास ये क्वांटिटी इससे कैंसिल होगी। देखिए ये हमारे पास माइनस का r2 था और ये हमारे पास प्लस का 1 ओवर r2 था, तो इससे कैंसिल। सिमिलरली ये माइनस का हमारे पास 1 ओवर r3 आगे से प्लस का भी आएगा, और ये चलते चलते फिर काम कहाँ तक जाएगा, चलता जाएगा कहाँ तक, n तक जाएगा। अब देखिए ये टर्म अगर हमारे पास प्लस है तो जाहिर सी बात है इससे पहले इसकी माइनस की भी होगी, तो मतलब ये क्वांटिटीज भी कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास जो क्वांटिटीज बची, एक ये 1 ओवर r1 बचा और दूसरा हमारे पास माइनस 1 ओवर rn बच गया। अब हमने बोल दिया चूंकि rn लाई कर रहा है कहाँ पे, इन्फिनिटी के ऊपर लाई कर रहा है। अब चूंकि आर एन इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है तो हमें पता है इसका मतलब आर एन इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब 1 ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल हुआ, 0 के, क्योंकि हमें पता है हमारे पास क्या है 1 ओवर आर एन नहीं है ना हमारे पास, तो मैं बोल दिया है आर एन किसकी इक्वल, इन्फिनिटी की, तो 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू
जीरो। तो हमारे पास 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू किसके आ गया, जीरो के। अब इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो हमारे पास क्या आएगा, W इज इक्वल टू माइनस जी एम एम इंटू 1/r1 माइनस जीरो। अब हमें पता है कि एनर्जी इक्वल होती है हमारे पास किसके, वर्क डन के। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, यू से डब्ल्यू की बजाय मैंने यहाँ पे यू लिख दिया। अब यू किसको रिप्रेजेंट करता है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को या सिंपल पोटेंशियल एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। हमारे पास आ गया यू इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर वन। अगर मैं बात करूं इन जनरल फॉर्म तो हमारे पास आ जाएगा यू इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर। यहाँ पे कैपिटल एम रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ द अर्थ और हमारे पास स्मॉल एम रिप्रेजेंट करता है हमारे पास मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और हमारे पास कैपिटल जी क्या है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास है की वैल्यू है। होपफुली डियर स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल लर्निंग पीपल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया।